नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंगर। वक्त मुंबई मेट्रो का है। मुंबई की खबरों से पहले खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर लॉकडाउन 4 में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कई रियायतों का ऐलान किया गया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तमाम ग्रीन जोन में अब तमाम बाजार खुलेंगे, मिठाई की दुकानें खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। उससे बड़ी खबर, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर खोल दी गई है। आवाजाही इस पर हो सके कि बस सेवा के लिए अलग से, इंटर स्टेट बस सेवा के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। चलिए, कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके। कुमार, अगर हम देखें, महत्वपूर्ण बिंदु बात करें, अन्य राज्यों से अलग बात करें, या फिर पहले के मुकाबले अब क्या कुछ नया होने वाला है लॉकडाउन 4 यूपी में? देखिए भुवनेश, जो नई चीजें हमें समझ में आ रही हैं इस लॉकडाउन 4 में, वो ये है कि अब ज्यादा तादाद में दुकानें खुलेंगी। अभी तक रेड जोन जैसे जो जगह थे, जैसे लखनऊ, आगरा, ऐसी जगहों पे पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा था। दवाइयों और कह सकते हैं कि ग्रोसरीज के अलावा तमाम जो दुकानें थी वो लगभग बंद थी। लेकिन अब जो कंटेनमेंट जोन और साथ साथ दूसरे जोन बनाए गए हैं, बफर जोन बनाए गए हैं, उसके बाद इन इलाकों को अलग किया जाएगा। यहाँ कई और दुकानें खुल सकती हैं, कपड़े की दुकानें होंगी, श्रृंगार की दुकानें होंगी, जूते चप्पल की दुकानें होंगी। इस तरह की जो अलग अलग तरह की दुकानें हैं, इन दुकानों को अब खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसका फैसला डीएम करेंगे। निश्चित तौर पर जो परिवहन है, परिवहन को लेकर के भी अलग से एक गाइडलाइन जारी होगी कि क्या अलग अलग जिलों के लिए बसें चलाई जा सकती हैं। इस पर इस एडवाइजरी में लिखा हुआ है कि जल्दी ही इस बारे में एक विस्तृत फैसला, एक विस्तृत आदेश और जारी किया जाएगा। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल क्या पूरे राज्य के भीतर अंतर्राज्यीय जो बस सेवाएं हैं या फिर दूसरे परिवहन के साधन हैं, उसे किस तरीके से खोला जाएगा। दिल्ली ने जिस तरीके से अपने बिल्कुल कैटेगराइज करके सामने रखा है, हो सकता है इस पर एक विस्तृत गाइडलाइन और अलग से सरकार के द्वारा दी जाए। लेकिन निश्चित तौर पर दुकानें जरूर खुलेंगी। अभी तक बाकी जो तमाम दुकानें बंद थी, उन्हें खोलने की कोशिश इसमें दिखाई दे रही है, और इसकी पूरी तैयारी या कमान कह सकते हैं डीएम के हाथ में होगी, और वो तय करेंगे कि किन किन इलाकों में कैसे कैसे दुकानें खोली जाएं। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जिस तरीके से ऑड इवन लागू किया है, कुछ इस तरह की झलक इसमें भी मिल रही है कि एक तरह की दुकानों को एक दिन खोला जाए और दूसरे तरह की दुकानों को दूसरे दिन खोला जाए, ताकि बाजार में एकदम से भीड़ ना हो। लेकिन इसे ऑड इवन का नाम यहाँ नहीं दिया गया है। निश्चित तौर पर बाजार खोले जाएंगे। दूसरी बात, जैसे मॉल्स के भीतर मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, जिम, ये तमाम चीजें बंद होंगी, लेकिन जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें खिलाड़ियों को आने जाने की परमिशन होगी, वो जा सकते हैं बिना किसी दर्शकों के। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये गाइडलाइन जारी की है। लेकिन अभी बहुत सारे स्पेसिफिक्स आने इसके बाकी हैं, जो लगता है हमें कल तक साफ तौर पर आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो जिले के डीएम होंगे वो तय करेंगे कि क्या क्या खुलेगा, कब कब खुलेगा और किस तरीके से खुलेगा, क्योंकि जो स्पेशल एसओपी जो है वो उसे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उसे मेंटेन करना होगा। जी मनीष, नोएडा और गाजियाबाद की बॉर्डर जो कि दिल्ली से सटती है, अगर दिल्ली के लोगों की एंट्री इसमें अनुमति दी गई है, तो क्या कुछ इसमें टर्म्स, कुछ कंडीशंस लगाई गई है, कोई शर्तें लगाई गई हैं? भुवनेश, देखिए, इस बारे में अभी पूरी तरीके से चीजें सामने नहीं आई हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि एक और गाइडलाइन, एक और आदेश आना है कि आखिर परिवहन किस तरीके से चलेगा। खास करके स्टेट के भीतर एक जिले से दूसरे जिले तक के जो परिवहन है, अभी तक ये पूरी तरीके से बंद है। इन्हें ई पास के जरिए ही आप ले जा सकते हैं। अभी इस बारे में एक गाइडलाइन या एक आदेश आना बाकी है। जी अभिषेक, सैलून और स्पा को लेकर कुछ है स्पेसिफिक है इस गाइडलाइन में? देखिए, इस गाइडलाइन में सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, इन सब चीजों का को मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो जो ग्रीन जोन या फिर जो ऑरेंज जोन है, उन इलाकों में सैलून खुले हैं, क्योंकि सैलून को लेकर के जो कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन पहले से
इनके पास नहीं थी कि आप इसे खोलें या ना खोलें। ऐसी स्थिति में ज्यादातर जो जिले हैं उन लोगों ने नहीं खोले, लेकिन कई जिलों में पहले से खुले हुए हैं। ऐसे माना जा रहा है कि आज की इस गाइडलाइन के बाद सैलून खुलेंगे, लेकिन उसे लेकर के अलग से कोई गाइडलाइन नाम देकर के नहीं दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के, जहां पर लॉकडाउन 4 में काफी रियायतों का पिटारा खुला है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना से सबसे बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र में रियायतों का कोई पिटारा खुलने की उम्मीद नहीं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2033 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल 35,000 से ज्यादा मरीज हैं। कोरोना से राज्य में 1,249 मौतें हो चुकी है, जबकि मुंबई की बात करें तो अकेले मुंबई में आंकड़ा 21,335 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 757 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 23 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी यानी धारावी में 85 नए मामले सामने आए, जिसकी वजह से धारावी में कोरोना वायरस के मामले 1327 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 8,437 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो लॉकडाउन 4 को लेकर राज्यों को अधिकार दिया गया कि वो अपनी अपनी गाइडलाइन तय करें। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपण लॉकडाऊन उठवून टाकतो लॉकडाऊन आजपासून। या सगळेजण इकडे तिकडे ये जा करा, काही करा। ही साथ जर का पसरली तर इतर देशामध्ये काय काय होते, ब्राझीलमध्ये काय झालं, ब्रिटनमध्ये काय झालं, अमेरिकेत काय चाललेलं आहे, इटलीमध्ये काय चाललेलं आहे, काय झालेलं आहे, मला हे कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात होऊ द्यायचं नाही आणि मी होऊ देणार नाही, अजिबात होऊ देणार नाही। मी टीकेचा धनी होईन। मी तुम्हाला मागेही बोललेलो आहे, महाराष्ट्रासाठी वाईटपणा घ्यायला माझी तयारी आहे, पण जे जे मला पटतं ते महाराष्ट्राच्या हिताचं मी करणार म्हणजे करणारच। जनजीवन हे रुळावरती आणायचंय। जनजीवन हे पुन्हा आपल्याला सहजतेने जगायला सुरुवात करायची आहे। पण ह्याची एक आता अशी शक्यता नव्हे, खात्री वाटते की हे जनजीवन पूर्ण सुरळीत व्हायला काही काळ हा जावा लागणार। जेवढी स्वयंशिस्त आपण अधिक पाळू तेवढे लवकर आपण या बंधनातून मुक्त होऊ। जेवढी लवकर आपण या कोरोनाची साखळी तोडण्यात यशस्वी होऊ तेवढं लवकर आपण सगळे बंधनमुक्त होऊ। इतर राज्यातले मजूर आहेत, रस्त्यावर चालतायत, अजूनही काही ठिकाणी आहेत, कशाला चालता, क्यों चल रहे? आपके लिए हम पूरी कोशिश करें, कोशिश नहीं, शुरुआत तो हुई है। ट्रेन से आप जा रहे हैं घर, बस से जा रहे हैं, तो ऐसे रास्ते पे मत चलो, रास्ते पे नहीं चलना। बीच में कोई फिर एक्सीडेंट कभी होता है, क्यों कर रहे हो ये सारी चीजें? आपके लिए हर एक राज्य के लिए ट्रेन की सुविधा शुरू हो गई है, बस की सुविधा शुरू हो गई है। आप जहां भी हो वहीं पर रुके। बसेसने आपण पाठवलेले आहेत आणि विशेष म्हणजे त्यांच्याकडनं आपण कुठे तिकीट्स नाही घेतली। मुंबई में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। इस समय हर मुंबईकर के दिमाग में यही सवाल है, क्या अस्पतालों में गंभीर हालत वाले कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त बेड है? बीएमसी कमिश्नर का कहना है न बेड की कमी है न डॉक्टर्स की। हालांकि मरीजों और उनके रिश्तेदारों के अनुभव अलग है। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख और विद्या की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सीएम उद्धव ठाकरे आज वुहान की तर्ज पर बने मुंबई के मेकशिफ्ट अस्पताल को देखने पहुंचे थे, जिसमें 2-3 दिन में मरीजों की भर्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे बाहर मुंबई के अस्पतालों का जो हाल है वो कोरोना वायरस से ज्यादा डराने वाला है। साइन अस्पताल में डेड बॉडीज के साथ मरीजों के इलाज का वीडियो वायरल होने के बाद भी हालात में बदलाव आता नहीं दिख रहा। जिस समय नए बने बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल नायर अस्पताल में कैमरों के साये में कोरोना वार्ड की तैयारियां दिखा रहे थे, 54 साल के राजेंद्र पिडुगु अस्पताल के बाहर बेड का इंतजार कर रहे थे। अगर कमिश्नर साहब की नजर इन पर पड़ जाती तो शायद राजेंद्र आज बच जाते। नायर अस्पताल में कोरोना का टेस्ट होने के बाद राजेंद्र की हालत बिगड़ने लगी थी, पर अस्पताल ने उन्हें घर जाने को कहा। थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट किया, थोड़ी बहुत आर्गुमेंट हो गया डॉक्टर से कि सर हम लोग 2:30 बजे अपना 2 बजे आपका टेस्ट खत्म हुआ, आपने बोले घर पे चाहिए, बट पेशेंट की हालत देखिए सर आप। अगर आप खुद को देखेगा तो उनको लगेगा कि भाई कुछ तो वेंटिलेटर, श्वास निकालने के लिए वेंटिलेटर लगेगा। तब जाके वो लोगों ने 5 बजे हमारे ससुर जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर 5 बजे के बाद पता नहीं वो लोगों ने वेंटिलेटर लगाया कि नहीं लगाया। 8 बजे उन्होंने सीधा क्लियरली डेथ का डिक्लेयर।
सिर्फ यही नहीं, 7 दिन के इंतजार के बाद परिवार को नायर अस्पताल ने बताया कि राजेंद्र की कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। कुछ तकनीकी वजहों से उनका सैंपल नहीं भेजा गया। कई लोगों को हॉस्पिटल बेड वक्त पर ना मिलने की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। टेस्टिंग गाइडलाइंस बीएमसी ने लगातार चेंज किए और इसीलिए जो लोग एसिम्प्टोमेटिक थे या हाई रिस्क थे उन्हें टेस्ट कराने में काफी वक्त चला गया। इन सारी चीजों के मद्देनजर मुंबई में से कई केसेस हुए जहां पर पेशेंट्स ने कंप्लेन की कि उन्हें कोविड के चलते इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ा। मुंबई में 5 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल हैं और 6 स्पेशलिटी अस्पताल हैं। इनके अलावा निजी अस्पताल तो हैं ही। अब मुंबई के DCH यानी डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में मरीज बेड नहीं मिलने की शिकायतें करने लगे हैं। BMC निजी अस्पतालों की ICU लेने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका मैं मन से आभार व्यक्त करता हूँ और उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जब हाथ जोड़ के उनको विनती करी, मैंने और सारी सरकार ने, हम सब लोगों ने मिलकर जब उनसे बातचीत किया तो उन्होंने सहमति दिखाई है कि अपने को हजारों बेड और मिल जाएंगे और ये इसमें 100% ICU, 80% बाकी जो बेड्स कोविड और नॉन कोविड। BMC की तरफ से दिए गए 12 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक DCH यानी वो अस्पताल जहां गंभीर हालत वाले मरीजों को भर्ती किया जाता है, उनमें 421 ICU बेड थे और इनमें 387 मरीज भर्ती थे, जबकि 34 बेड खाली थे। जबकि DCHC यानी वो कोविड हेल्थ केयर सेंटर जहां मॉडरेट यानी ऐसे मरीज जिनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है उन्हें भर्ती किया जाता है। ऐसे DCHC सेंटर में ICU के 17 बेड हैं और इन पर 17 मरीज ही भर्ती थे। ये आंकड़े 12 मई की है, जब मुंबई में कोविड-19 के 14,947 मरीज थे। अब ये आंकड़ा 20,000 के पार जा चुका है। कोरोना की वजह से डॉक्टरों की ड्यूटी भी बहुत कठिन हो गई है। डॉक्टर मजहर खान 24 फरवरी से अपने घर नहीं गए कि कहीं अपने परिवार को संक्रमित न कर दें। ऊपर से सरकार ने डॉक्टरों का क्वारंटीन समय 7 दिन की जगह 2 दिन कर दिया है। जैसे जैसे केसेस बढ़ गए, जैसे हम 10,000 का फिगर क्रॉस किए, उसके बाद में हमारा जो ड्यूटी हो गया था दैट वाज 7 डेज ऑफ ड्यूटी और 7 दिन क्वारंटाइन, विच वाज स्टिल फाइन। जो हमारे लिए ये इसलिए बेहतर था क्योंकि आपके ICMR गाइडलाइंस को ये फॉलो करता है। सेकेंडली, इससे आपका वायरल एक्सपोजर सिर्फ 50% रहता है। बट जब केसेस बढ़ने की वजह से हमारे पे एक नया टाइम टेबल डाला गया है जिस इज 5-2, जिसमें हमें 70% वायरल एक्सपोजर हो रहा है। सो इट इज लाइक कि रेसिडेंट डॉक्टर्स को एक स्केपगोट बना रहे हैं इन व्यू ऑफ द हायर वायरल लोड। BMC का कहना है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर काफी हैं और ICU के भी इंतजाम किए जा रहे हैं जो कि पर्याप्त हैं, लेकिन अस्पतालों में मौजूद मरीज और उनके रिश्तेदार कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में पुलिसकर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमण के 67 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई है, जिसमें मुंबई में अकेले 500 पुलिसकर्मी हैं, जबकि 11 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ये रोता हुआ शख्स मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर है और इसके कंधे पर सहानुभूति का हाथ रखने वाले शख्स महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, जिनके कंधों पर कोरोना से लड़ने का सबसे ज्यादा भार है। वो उन कंधों का दर्द अब पुलिस वालों से सहा नहीं जा रहा। अपने बॉस के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर का फपक पड़ना बताता है कि कोरोना के जंग में कैसे पुलिस वाले भी पस्त होने लगे हैं। ये तस्वीर तब की है जब मुंबई के शाहूनगर पुलिस स्टेशन में गृह मंत्री अनिल देशमुख पहुंचे। वहां 32 साल के एक यंग असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर की शनिवार सुबह मौत हो गई। त्रासदी देखिए कि उसकी मौत के बाद ये रिपोर्ट आई कि उस पुलिस ऑफिसर को कोरोना था। इस शाहूनगर पुलिस स्टेशन के थाना क्षेत्र में ही धारावी भी आता है। धारावी यानी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी। यहां कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ते गए। मुंबई में अब तक 661 कंटेनमेंट जोन है। इनमें धारावी बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि यहां मरीजों की संख्या 1242 हो चुकी है। 24 घंटे में 44 नए मामले आए। अब तक यहां 56 लोगों की जान जा चुकी है।
इस झुग्गी में बढ़ते कोरोना मरीजों का हाल आपको आज तक ने पहले ही दिखाया था। तो धारावी का घर करीब करीब इस तरीके से होता है। ये जो घर है ये आप देख सकते हैं कि ये सारे मजदूर यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर इनका पर्स बनाने का काम चलता है, एक फैक्ट्री चलती है यहाँ पर। और इतने सारे मजदूर मैं अगर काउंट करूँ तो कम से कम 10-15 हो जाएंगे। अभी नीचे भी रहते हैं, वो में तो ऊपर आ गए हैं, नीचे वाले हैं। नीचे भी रहते हैं कुछ लोग यहाँ से चले भी गए अब तक। एक छोटा सा बाथरूम है सबके लिए, कोई किचन आप नहीं देख सकते, इसके लिए सबको दिक्कत हो रही है। जो जितना बन सकता है उतना बना लेते हैं, अनाज मिलता है तब, अगर नहीं तो बाहर जो खाना बांट रहे हैं वहां पर से ले लेते हैं। झुग्गियों के पास से निकलकर कोरोना का कहर स्थानीय थाने में भी दबे पांव पहुंच गया। आखिर एक पुलिस अफसर की कोरोना से मौत और वो भी टेस्ट रिपोर्ट आने के 3 दिन पहले ही ये बताता है कि हालात किस तेजी से बिगड़ते गए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस जो है मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में सामने आए हैं। 500 से ज्यादा केसेस सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स है वो सड़कों पर है। पुलिस के जवानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनको हर पल फील्ड में रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ से वो घर जाते हैं जहाँ खतरा उनकी परिवार पर मंडराने लगता है। महाराष्ट्र पुलिस में 1273 लोग अब तक कोरोना पीड़ित हैं। इनमें 1142 जवान हैं और 131 पुलिस ऑफिसर। इनमें भी 500 से ज्यादा मामले तो सिर्फ मुंबई पुलिस के ही हैं। महाराष्ट्र में पुलिस के अंदर ही बीते 24 घंटे के भीतर 67 मामले आ गए। अब तक महाराष्ट्र पुलिस के 11 जवानों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी, जबकि इनमें मुंबई पुलिस के ही 8 जवान हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 291 पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर घर लौट गए। स्वस्थ होते अपने सहयोगियों पर मुंबई पुलिस फूल बरसा रही है। मकसद साफ है कि इनका हौसला बना रहे, क्योंकि इनके फर्ज निभाने से ही कोरोना से बचने के लिए कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। साथ ही हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से रिजर्व पुलिस बल की मांग की है। कोरोना के वजह से पुलिस विभाग दिन रात काम कर रहा है। उसके लिए पुलिस को थोड़ा आराम मिलना चाहिए। उसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस दल की 20 कंपनी यानी 2000 केंद्रीय पुलिस, इसकी मांग राज्य शासन ने केंद्र शासन को की है। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र में ही कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले यहीं आए और महानगरों में मुंबई का। लेकिन पुलिस के बीच बढ़ते कोरोना के मर्ज को देखते हुए 2 सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, एक कलीना में और दूसरा बरोल में। सौरभ भक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही।